3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। हेलो कविता। हेलो कविता। जी सर। हाँ, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, तो ज्वाइंट नहीं हो पा रही है कविता। कविता चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके देन कविता, क्लास शुरू करते हैं हम। लगता नहीं कोई और ज्वाइन। क्लास शुरू करते हैं। अ, कविता स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर हो रही। ओके ओके। तो कविता आपने 16 PF पढ़ लिया था? जी सर। पढ़ लिया था ना आपने? आप थे उस दिन? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, फिर तो हम उससे आगे की क्लास शुरू करेंगे। 16 PF पढ़ लिया था। भली बात। ओके, तो पेपर 2 है हमारा, साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस ही चल रहा था। और
इसमें हमने गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम, और टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ चुके हैं, ग्रुप गाइडेंस पढ़ चुके हैं। और हमारा जो रीसेंट टॉपिक चल रहा था वो था साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस। ओके, मतलब निर्देशन के मनोवैज्ञानिक आधार, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस चल रहा था। इसमें हमारे 4 बेसिस हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको बोलते हैं। सेकंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। तो हमारा रिसेंटली जो चल रहा था, हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे, वो था पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। बाकी थर्ड एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता, एंड फोर्थ है इंटरेस्ट, रुचि। ठीक, तो हमारा जो अभी जो बेसिस था गाइडेंस का, वो पर्सनैलिटी चल रहा था। इंटेलिजेंस में हम पढ़ चुके थे, टेस्ट के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट थे, और मतलब बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमारा अभी पर्सनैलिटी चल रहा था। पर्सनैलिटी क्या होता है वो हम पढ़ चुके थे, और पर्सनैलिटी का मेजरमेंट चल रहा था। ठीक, आकलन हम कैसे करेंगे, तो चल रहा था मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि गाइडेंस, हम किसी का गाइडेंस या काउंसलिंग किसी करते हैं, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर हमें आकलन हो जाए, तो हम उसका गाइडेंस या उसकी काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दो दो तरह के टेस्ट होते हैं मेजरमेंट में, पर्सनैलिटी की मेजरमेंट में। पहला ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण, और दूसरा प्रोजेक्टिव परीक्षण। जो हमारा रिसेंटली वो चल रहा था, वो था ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण का हमारा जो रिसेंट टॉपिक चल रहा था। बाकी प्रक्षेपण परीक्षण हम बाद में करेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा। आज शायद मुझे लगता है कि ये आज तो नहीं होगा, आज तो उसके अगले बार होगा। तो ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण, इसमें हमारे 4 मॉडल्स थे। ठीक है, इस टेस्ट पे 4 मॉडल्स थे। पहला था फेस वैल्यू मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि क्या नाम है, इसके जो एकांश होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। प्रयोज्य को पता चल जाता है कि किस उद्देश्य से इसका जो है दिया जा रहा है, किसका मापन हो रहा है। ठीक है, दूसरा था एम्पेरिकल मॉडल, अनुभवजन्य मॉडल या उपागम के बोलते हैं। इसमें हमने एमएमपीआई पढ़ा था और सीपीआई पढ़ा था। ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी पढ़ा था, और हमने कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी पढ़ा था। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, थर्ड हमारा जो अभी चल रहा है वो था फैक्टर एनालिटिक मॉडल, अर्थात कारक विश्लेषण मॉडल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में थ्योरेटिकल मॉडल आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो हमारा फैक्टर एनालिटिक मॉडल चल रहा था, ठीक है, तो फैक्टर एनालिटिक मॉडल में कितने थे हमारे, 4 हम टेस्ट या क्वेश्चनर के बारे में पढ़ रहे थे। पहला गिलफोर्ड जिमरमैन टेम्परामेंट सर्वे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितने एकांश होते हैं, क्या होता है ये। कैटल का 16 पीएफ लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लिनिकल ना, सॉरी, कैटल 16 पीएफ हम पढ़ चुके हैं, और क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कविता, आपने ये क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है? नो सर। हाँ, ये इसमें, हाँ, तभी इसमें नहीं थे आप। हाँ, शायद इसमें कोई और लड़की नो थी, सर। कोई और था, योग्यता थी या पता नहीं कोई और थी। हाँ, आप 16 पीएफ में थे, और क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन में कोई और लड़की थी शायद, सुमन थी शायद। सुमन है आपकी क्लास ना? सुमन नहीं, कोई और लड़की थी। ठीक है, हाँ, नहीं है सर। हाँ, कोई और लड़की थी शायद, थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ हमारा है आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको 16 पे आप पढ़ चुके हैं, कैटल का 16 पे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं आपको आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। फिर इसके बाद में CAQ क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन भी आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है कविता? ओके सर। ओके ओके, ठीक है। तो आज का जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर EPQ। ओके, ठीक है, तो आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर EPQ। ठीक है, तो पहला है, इट्स ओल्ड नेम इज मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, जो इसका पुराना नाम है इस क्वेश्चनर का, वो है मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, अर्थात मॉड्सले व्यक्तित्व आविष्कारिका। इन्वेंटरी को हिंदी में बोलते हैं आविष्कारिका। ठीक है, यह इसका जब ये पहले इसको बनाया गया था, तो इसका पुराना नाम मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंटरी था। ठीक है, सेकेंड है हमारा MPI, मतलब मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो पुराना था, मेजर्स ओनली 2 डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी।
व्यक्तित्व के केवल 2 आयामों विमाओं का इसमें मापन होता था, जो एमपीआई जो पुराना वाला था। ठीक है, कौन कौन से थे वो? एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये दो हैं। मतलब एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन ये अलग है, पहला है, और दूसरा है न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन को इंद्र में बहिर्मुखी और इंट्रोवर्जन मतलब अंतर्मुखी। यह आपने पहले पढ़ा भी होगा। और व्यक्तित्व के प्रकार भी होता है ये, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है। और दूसरा डायमेंशन जिसका ये मापन करता था वो था न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब न्यूरोटिसिज्म मतलब स्नायु विकृति। ठीक है, स्नायु विकृति और स्थिरता। ठीक है ना। तो 2 विमाओं का मापन होता था, अंतर्मुखी, बहुमुखी, और स्नायु विकृति और स्थिरता। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम्स ही एडेड अदर डायमेंशन कॉल्ड साइकोटिज्म, सुपर ईगो, स्ट्रेंथ। ठीक है, साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो, स्ट्रेंथ, हिंदी में इसको बोलते हैं मनोविकृति, परा अहम शक्ति। ठीक है? मनोविकृति, परा अहम शक्ति। ठीक है, तो इस तरह से कितने हो गए? तो बाद में जब ये 3 डायमेंशन हो गए तो इसका जो बाद में जो नाम था वो ईपीक्यू था। मतलब ईपीक्यू से इन 3 विमा व्यक्तित्व की जो 3 विमाएं हैं इनका मापन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कविता? जी सर। हाँ, अभी इसमें छोटा ही है, इसमें तो ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, 3 आपको मेनली जो ईपीक्यू में जो ये डायमेंशन है वो याद रखने: एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो, स्ट्रेंथ। ठीक है, और ईपीक्यू मेजर दीज 3 बाइपोलर डायमेंशंस। ठीक है, अब ये लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। ईपीक्यू मेजर्स दीज 3, मतलब 3 डायमेंशन है, और तीनों डायमेंशंस क्या है? बाइपोलर है। ठीक है, द्विध्रुवीय है। ठीक है, जैसे आपने देख लिया होगा, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एक विमा है पर इसके ध्रुव 2 हैं। अगर एक एक्स्ट्रावर्जन है, एक इंट्रोवर्जन है। ठीक है, दूसरी विमा कौन सी है? न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। एक ध्रुव है न्यूरोटिसिज्म, दूसरा है स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब स्नायु विकृति होगी या नॉर्मल होगा। ठीक है, और तीसरी विमा थी हमारी साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो स्ट्रेंथ। मतलब एक विमा आपकी मनोविकृति होगी, या फिर दूसरा होगा पराअहम, जिसे आदर्श व्यक्तित्व भी कहते हैं, उसकी शक्ति। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन जो है बाइपोलर होते हैं। ठीक है, तो ईपीक्यू मेजर दीज 3 बाइपोलर डायमेंशंस। तीनों द्विध्रुवीय विमाओं का मापन करता है ईपीक्यू। ओके कविता, समझ में आ रहा यस सर। है? ओके, ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब ईपीक्यू ए जो इसके 3 बाइपोलर डायमेंशन है, इसमें थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे तो नाम से ही समझ गए होंगे आप। ठीक है ना। तो पहला था एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, इसका सिंबल होता है ई। ठीक है, याद रखना, इसका सिंबल होता है ई। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन का सिंबल ई होता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या व्यक्ति क्या है इसमें। पता चल जाता है कि वो उत्साही है, अगर उत्साही है एक तरफ, या फिर केवल जो है अपने उसमें रहता, मतलब अपने संकुचित रहता है। ठीक है, उसको अकेला पसंद है, उसको समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो बहुर्मुखी मतलब लोगों से मिलना जुलना, खुश मिजाजी कहते हैं जिसको। और दूसरी ध्रुव है इसका इंट्रोवर्जन, मतलब अंतर्मुखी रहना और अकेलापन पसंद करना और समाज में ज्यादा घुलना मिलना नहीं। ठीक है, तो इससे इस चीज का मेजर हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा था डायमेंशन था न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, इसका सिंबल होता है एन। ठीक है, इसको एन से शो करते हैं। न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी अर्थात स्नायु विकृति या स्थिरता। ठीक है, इसमें आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि स्नायु विकृति से तात्पर्य होता है कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, सांवेगिक अस्थिरता है, अगर इस तरफ है तो। एक ध्रुव में क्या नाम है, एक ध्रुव हो गया इसका सांवेगिक अस्थिरता। ठीक है, या कुसमायोजन, एडजस्टमेंट नहीं कर पाना। ठीक है ना। और क्या नाम है, और क्या नाम है, इसमें क्या होता है कि अपने आप को हानि पहुंचाना भी होता है, दमन की प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, एक मतलब एक तरह से मंद व्यवहार करना। ठीक है, और अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाना। ठीक है ना, ये सब जो है न्यूरोटिसिज्म के उसमें आता है। और दूसरी छोर पे दूसरी बीमा कौन सी है? वो स्थिरता है, मतलब नॉर्मल। स्थिरता मतलब नॉर्मल से है कि
क्या नाम है, ये सब जो जितने भी लक्षण अभी बताए थे इसकी मात्रा घटती जाएगी और व्यक्ति में स्थिरता होती है। ठीक है, तो दूसरी बीमा में 2 डायमेंशन, एक स्नायु विकृति है, दूसरा स्थिरता है। ठीक, इसको एन से शो करते हैं। तीसरा हमारा डायमेंशन था साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो, स्ट्रेंथ। पी से इसको शो करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल पी होता है, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं मनोविकृति या फिर परा अहम शक्ति। इसमें क्या होता है कि मतलब इसका अर्थात जो होता है कि असंवेदन, मतलब उसमें संवेदनशीलता नहीं होना, और क्या नाम है, किसी से पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना पाना, है ना, ये सब जो है उसमें आता है। ओके, और ठीक, पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना पाना, एंड क्या नाम है, क्रिएटिविटी की कमी। ठीक है, और क्या नाम है, क्रूरता वाला व्यवहार भी कह सकते हैं, मेमोरी का बहुत कम होना भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो है मनोविकृति में आएगा। और दूसरा जो ध्रुव है इसका वो है सुपर ईगो स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि सुपर ईगो से समझ गए होंगे कि एक नैतिकता, व्यक्तित्व में आदर्शवाद होगा, किसी आदर्श की, एक उसकी जो डेली लाइफ होगी एक आदर्श को फॉलो करती हुई होगी, और नैतिकता उसमें ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जो इसके 2 ध्रुव हैं, पहला साइकोटिसिज्म, दूसरा सुपर ईगो स्ट्रेंथ अर्थात परा अहम शक्ति। ठीक है, तो ईपीक्यू के में जो है ये 3 डायमेंशंस का मेजर होता है, और तीनों डायमेंशंस बाइपोलर होते हैं। ठीक है, इस स्केल इस क्वेश्चनर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी बुक्स में अगर आप बुक के बाद आपके पास अवेलेबल होगी तो पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको जो इससे पहला था आपका क्या था, सी ए क्यू, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन आया था, उसका थोड़ा, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने करा था। ओके, ठीक था, फैक्टर एनालिटिक मॉडल में ही हमने देखा था 4 हमारे पास थे। गिलफोर्ड हम पढ़ चुके थे, 16 पीएफ वाली क्लास में भी आप थे, एंड सी ए क्यू में नहीं थे, और ई पी क्यू हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम सी ए क्यू को पढ़ेंगे, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है। ठीक है, कविता कुछ? ओके, ठीक है, ठीक। तो क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, कविता स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ओके ओके, ठीक है, तो ईपीक्यू हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है सी ए क्यू को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो क्या है, Kettle recognized 12 new factors apart from 16 PF which measure psychosis। ठीक है, इसका मतलब कि जो एक 16 पीएफ कैटल ने बनाया था और ये भी कैटल ने बनाया। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, 16 पीएफ भी कैटल ने बनाया है, और जो क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन ये भी कैटल ने बनाया है। तो 16 पीएफ में आपने देखा होगा जितने भी पर्सनैलिटी फैक्टर थे वो सब पर्सनैलिटी के नॉर्मल, जो नॉर्मल ट्रेड्स थे उनका मापन करते थे। ठीक है ना, नॉर्मल ट्रेड्स थे वो सारे। ठीक, कि कम स्कोर आएगा, लो स्कोर आएगा तो उसका क्या होगा। ठीक है, लेकिन जो उस 16 पीएफ में ना एबनॉर्मेलिटी, मतलब असामान्य व्यक्तित्व का मापन नहीं होता था। ठीक है, तो उसने 12 ऐसे नए कारक को ढूंढा जो है जिसमें साइकोसिस का मेजर हो। ठीक है, मतलब मनोविकृति का मनोविकृति का मापन हो। ठीक है, तो कैटल रिकॉग्नाइज 12 न्यू फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 16 पीएफ से अलग उसने 12 कारक और ढूंढे जिससे जो है साइकोसिस का मेजर होता है, मतलब मनोविकृतियों का मापन हो जाए। ठीक है ना, तो ही क्रिएट अ स्पेशल क्वेश्चनर, उसने इन 12 कारकों को लेकर जो है एक विशेष क्वेश्चनर बनाया था जिसे हम क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर या नैदानिक विश्लेषण मापनी प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, नैदा हिंदी नाम है इसका नैदानिक विश्लेषण प्रश्नावली। ठीक है, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो 16 पीएफ हो गया, उसमें केवल नॉर्मल ट्रेड्स का मापन होता है, लेकिन जो सी ए क्यू बनाया उसने वो एबनॉर्मल जो साइकोसिस का मेजर करने के लिए उसने बनाया था। आ रहा समझ में कविता? हाँ सर। ओके, तो ठीक है कविता, आप एक अभी पेपर और पेंसिल ले ली, पेन ले लीजिए।
पेपर और पेन होगा आपके पास, है? सर 1 मिनट दे दी। हाँ हाँ, कोई नहीं आराम से। हाँ सर। ओके ठीक है। तो कविता, अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें ये 12 फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो वो टेबल बना लेना। और वो टेबल इंग्लिश में बनी होगी तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। और मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट करूंगा, वो आप नोट करना, ठीक है कविता? हाँ, तो आपके पास इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट से, और जो है आप उसका हिंदी ट्रांसलेट में बताऊंगा आपको, आप उसको लिख लेना, टेबल वैसे ही बनाना जैसे बनाई गई है, और जो है उसको लिख लेना, ठीक है कविता? यस। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक, तो क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर CAQ, ठीक है। तो ये रही आपकी टेबल। ओके ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। एक तरफ फैक्टर्स हैं, सिंबल्स से दिखा रखे हैं उन फैक्टरों को। और क्या नाम है, दूसरा है नॉर्मल जब होगा तो उसे क्या बोलेंगे, और लो स्कोर मतलब, और जब एबनॉर्मल में आ जाएगा और हाई स्कोर होगा तो एबनॉर्मल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है हमारा D1, ठीक है, इसको D1 से इसका सिंबल है, ठीक है। D1 इसका सिंबल है, ठीक। अब देखिए, अगर इसमें D1 फैक्टर में उसका लो स्कोर आता है सब्जेक्टिव का, ठीक है, इसका स्कोर कम आता है, तो हम उसे बोलेंगे लो हाइपोकॉन्ड्राइसिस, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्राइसिस को हिंदी में बोलते हैं रोग भ्रम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न रोग भ्रम। लॉग आउट हो गया। हेलो कविता, वॉइस सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे दी। हाँ? ठीक है, अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, तो स्क्रीन शेयर भी हो रही होगी? तो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है लेकिन हो जाएगा अभी थोड़ा, अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, वो लग रहा है। अब भी हो रही है शेयर कविता की स्क्रीन? कविता स्क्रीन शेयर हो रही है अब? सर अभी नहीं हो रही। अब भी नहीं हो रही है, चलो 1 मिनट में इसको दोबारा जो है, ओके। अब हो रही है शेयर? हाँ सर हो रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ओके ठीक, तो क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन एयर कर रहे थे, ये आपका टेबल था, ठीक है। तो आपका पहला फैक्टर इसमें D1 है, ठीक।
अगर सब्जेक्टिव का इस फैक्टर में लो स्कोर आएगा मतलब वो नॉर्मल होगा और उसको बोलेंगे लो हाइपोकॉन्ड्राइसिस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न रोग भ्रम। ठीक, मतलब समझिए होगा कि इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि अ, उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है। ठीक है, या फिर बहुत संशयालु होता है। ठीक है ना। और जब इसमें इस फैक्टर में उसका हाई स्कोर आएगा तो वो एबनॉर्मल में चला जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्राइसिस, मतलब उच्च रोगभ्रम। ठीक है, तो आप ये इंग्लिश में आप जो टेबल है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और जो मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ आपको इसको लिख लेना। ठीक है, तो फैक्टर 1D1 नॉर्मल में निम्न रोगभ्रम और हाई स्कोर में उच्च रोग। ठीक, दूसरा फैक्टर का सिंबल है हमारा D2। ठीक, अगर इसमें नॉर्मल है लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे हम जेस्टफुलनेस। जेस्टफुलनेस को हिंदी में बोलते हैं जोशीलापन। ठीक है, मतलब उसमें उत्साह होगा, जोश होगा। ठीक है, और अगर हाई स्कोर है तो वो एबनॉर्मल में चला जाएगा और तब उसको हम बोलेंगे सुसाइडल डिस्गस्ट, अर्थात आत्मघाती विरक्ति। हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मघाती विरक्ति, मतलब वही है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी होगी, वो आत्महत्या करना चाहेगा। बहुत ही मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको कि उसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने आप को जो है अपने आप को हानि पहुंचाना चाहेगा। ठीक है, तो जेस्टफुलनेस मतलब जोशीलापन और सुसाइडल डिस्गस्ट मतलब आत्मघाती विरक्ति। ठीक, थर्ड फैक्टर है हमारा D3। इसमें अगर लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो ब्रूडिंग डिसकंटेंट। ओके, लो ब्रूडिंग डिसकंटेंट हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न विचारमग्न असंतोष। ठीक है, उसमें क्या होगा, असंतोष होगा। असंतोष और जो विचारमग्न होगा वो कम होगा। ठीक है ना, मतलब एक ये नेगेटिव ही ट्रेट है लेकिन ये कम होगा। ठीक है ना, लो ब्रोडिंग डिस्कंट मतलब निम्न विचारमग्न असंतोष, मतलब असंतोष की भावना उसमें कम होगी। लेकिन उसका अगर हाई स्कोर आता है तो उसे बोलेंगे हाई ब्रोडिंग डिस्कंटेंट, अर्थात उच्च विचारमग्न असंतोष। ठीक है, फिर उसमें असंतोष की भावना कुछ ज्यादा ही हो। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है D4। ठीक, अगर इसमें लो स्कोर आएगा तो उसे बोलेंगे लो एंग्शियस डिप्रेशन, अर्थात निम्न चिंतित विषाद। ठीक है, उसमें निम्न चिंतित मतलब चिंता विषाद निम्न होगा। ठीक है, और अगर उसमें हाई स्कोर आएगा तो वो एबनॉर्मल में हो जाएगा, उसे बोलेंगे उच्च चिंतित विषाद, हाई एंग्शियस डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है D5। इसमें अगर लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे हाई एनर्जी इंफोरिया। ठीक है, अब इसमें उल्टा है। ठीक है, अगर इसका लो स्कोर है तो होगा हाई एनर्जी इंफोरिया, अर्थात उच्च शक्ति सुखाभास, मतलब वो खुश रहता है, खुश मिजाज है और उसमें जो है शक्ति है, मतलब एक एनर्जेटिक व्यक्ति है। ठीक है, अगर उसका हाई स्कोर आएगा तो वो एबनॉर्मल में चले जाएगा तो हो जाएगा लो एनर्जी इंफोरिया, अर्थात निम्न शक्ति सुखाभास, मतलब वो काफी उदास रहता है और उसमें कुछ उत्साह नहीं है। ठीक है, उस बहुत लो पावर फील करता है। ठीक है, तो उच्च शक्ति सुखाभास और निम्न शक्ति सुखाभास। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा D6। ठीक, अगर लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो गिल्ट एंड रिसेंटमेंट, अर्थात इसे हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न दोष एंड विद्वेष। ठीक है, उसमें जो द्वेष और विद्वेष की भावना है वो कम होगी। अगर हाई स्कोर है तो हाई गिल्ट एंड रिसेंट, उच्च दोष एंड हाई उच्च दोष तथा विद्वेष, विद्वेष की भावना और दोष जो है उसमें उच्च होगा। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर हमारा D7। अगर इसमें लो स्कोर है तो उसको बोलेंगे लो बोर्ड डिप्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, निम्न ऊबन विषाद, मतलब उसमें ऊबन जो एक बोर होने की जो क्षमता विषाद है वो कम होगा। और अगर हाई स्कोर है तो उसको बोलेंगे हाई बोर्ड डिप्रेशन, मतलब उच्च ऊबन विषाद। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर PA। ठीक, PA इसे इसका अगर इसमें लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो पैरानोइया। ठीक है ना, लो पैरानोइया मतलब निम्न स्थिर व्यामोह। ठीक है, निम्न स्थिर व्यामोह होगा उसमें। ठीक है, और अगर हाई स्कोर आएगा तो होगा हाई पैरानोइया, मतलब उच्च स्थिर व्यामोह। ठीक है ना, व्यामोह का आप समझते ही होंगे, मतलब क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको एक तरह से पनिशमेंट दिया जा रहा है। ठीक है ना, या फिर क्या नाम है उसके खिलाफ प्लानिंग करी जा रही है, उसको मारने की साजिश की जा रही है, लोग उससे दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, स्थिर व्यामोह का मतलब ये होता है। तो अगर लो स्कोर है तो मतलब उसमें ये भावना कम है और अगर हाई है तो मतलब ये जो है स्थिर व्यामोह उसमें उच्च है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा फैक्टर है पीपी। अगर इसमें लो स्कोर है तो उसमें होंगे लो साइकोपैथिक डिप्रेशन, अर्थात निम्न निम्न मनोविकृति विचलन। ठीक है, मतलब उसमें जो मनोविकृति का विचलन है वो कम है। और अगर इसका हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे उच्च साइकोपैथिक हाई साइकोपैथिक डिप्रेशन, मतलब उच्च मनोविकृति विचलन। ओके। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एससी। हिंदी में एससी, और इसमें अगर लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो स्कीजोफ्रेनिया, अर्थात निम्न मनोविदालता है इसमें। ठीक। और अगर हाई स्कोर आएगा तो उसे बोलेंगे हाई स्कीजोफ्रेनिया, मतलब उच्च मनोविदालता। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एएस। ठीक, अगर इसमें लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो साइकिस्थेनिया, अर्थात निम्न मनोदुर्बलता। ठीक, साइकिस्थेनिया का हिंदी होगा आपका निम्न मनोदुर्बलता। ठीक। और अगर हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे उच्च मनोदुर्बलता, हाई साइकिस्थेनिया, उच्च मनोदुर्बलता। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है हमारा पीएस। ठीक है, अगर इसमें लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो जनरल साइकोसिस, मतलब उसमें जो मनोविकृति है वो कम है, सामान्य है। और अगर हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे हाई जनरल साइकोसिस, मतलब उसमें जो सामान्य मनोविकृति है वो बहुत उच्च है। ठीक है कविता, समझ में आया आपको? अरे ये क्या हो रहा? हेलो कविता। हेलो कविता। हेलो कविता। जी सर। हाँ आपने लिख सर लिया? हाँ हिंदी में लिख लिया आपने का? सर एससी वाली में पहुंची थी। अच्छा एससी वाले में पहुंचे थे, ठीक है, तो मैं एससी वाला शुरू करता हूँ दोबारा। तो एससी जो फैक्टर है वो लो स्किजोफ्रेनिया, मतलब निम्न मनोविदालिता। ठीक है, निम्न मनोविदालिता, और हाई स्कोर में उच्च मनोविदालिता। ठीक है, उच्च मनोविदालिता। नेक्स्ट फैक्टर हमारा एएस था। इसका जो इसका है लो साइकिस्थेरिया, मतलब निम्न मनोदुर्बलता। ठीक, निम्न मनोदुर्बलता। और हाई स्कोर में हाई साइकिस्थेनिया, मतलब उच्च मनोदुर्बलता। ठीक है। लास्ट हमारा था पीएस। इसको था लो जनरल साइकोसिस, मतलब निम्न सामान्य मनोविकृति। ठीक, और उच्च में था उच्च सामान्य मनोविकृति। ठीक, हाई जनरल साइकोसिस, उच्च सामान्य मनोविकृति। कविता सबकी हिंदी लिख ली है आपने? सर ये D1 लिखा मैंने, D2 से D6 तक नहीं लिखा अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा आप, आवाज नहीं आ रही थी साहब। ओके ओके ओके, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। तो D1 मतलब लो हाइपोकाइंड्रेसिस, मतलब निम्न रोग भ्रम। और हाई हाइपोकाइंड्रेस मतलब उच्च रोग भ्रम। ठीक है। D2 फैक्टर जेस्टफुलनेस, अर्थात जोशीलापन। ठीक, जेस्टफुलनेस, D2 जो जेस्टफुलनेस जोशीलापन। एंड हाई स्कोर में आएगी सुसाइडल डिस्गस्ट, मतलब आत्मघाती विरक्ति। ठीक है, आत्महत्या करने का जो मन करता है। ठीक है, सुसाइडल डिस्गस्ट मतलब आत्मघाती विरक्ति। ठीक, नेक्स्ट हमारा D3। इसमें है लो ब्रूडिंग डिसकंटेंट। ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे निम्न विचारमग्न असंतोष, निम्न विचारमग्न असंतोष। ठीक, और एबनॉर्मल में आ जाएगा हाई ब्रूडिंग डिसकंटेंट, मतलब उच्च विचारमग्न असंतोष। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है D4। इसमें लो में आ जाएगा लो एंग्शियस डिप्रेशन, अर्थात निम्न चिंता विषाद। ठीक है, लो एंग्शियस डिप्रेशन मतलब निम्न चिंता विषाद। और एबनॉर्मल में आ जाएगा हाई एंग्शियस डिप्रेशन, मतलब उच्च चिंता विषाद। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा D5। इसमें लो स्कोर में आएगा हाई एनर्जी इंफोरिया, अर्थात उच्च शक्ति सुखाभास, उच्च शक्ति सुखाभास। और एबनॉर्मल में आ जाएगा लो एनर्जी इंफोरिया, अर्थात निम्न शक्ति सुखाभास। ठीक है। D6 में हमारा लो गिल्ट एंड रिसेंटमेंट, अर्थात निम्न दोष तथा विद्वेष। ठीक, निम्न दोष तथा विद्वेष। और एबनॉर्मल में आ जाएगा हाई गिल्ट एंड रिसेंटमेंट,
उच्च दोष तथा विद्वेष। ठीक है, और किसी का रह गया? नहीं सर, सारे हो गए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने ईपीक्यू पढ़ लिया और सीएक्यू पढ़ लिया। 16 पीएफ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। 16 पीएफ और सीएक्यू में यही अंतर है, जो 16 पीएफ होता है वो नॉर्मल ट्रेड्स का मापन होता है उसमें, और सीएक्यू जो कैटल ने बनाया है वो एबनॉर्मल ट्रेड्स का मापन हो जाए, जिससे वो बनाया था। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी, एंड अगर आपके पास बुक होगी तो और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन मेन था वो मैंने आप पीपीटी में इसमें शेयर कर दिया है। ठीक है कविता? यस सर। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कविता जुड़ने के लिए। आज आप ज्वाइन हुए थे, पिछली क्लास में आप ज्वाइन नहीं हुए थे। ठीक है। बीच में लाइट ही नहीं थी, बर्फ गिरी थी यहाँ, तो हाँ लाइट हाँ, नहीं थी। ओके और ओके, चलो। नेटवर्क आ जा हाँ हाँ, नेटवर्क तो आपके भी आज भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है कविता, जी थैंक यू सर। सो मच, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर।